नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार एनडीए के अंदर खलबली है। चिराग पासवान के ऊपर सभी की नजरें हैं कि चिराग पासवान आखिर क्या करेंगे। क्या चिराग पासवान एनडीए के अंदर ही रहेंगे या फिर चिराग पासवान बाहर जाएंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश सुमन हैं। आज इनसे जानेंगे कि बिहार एनडीए की जो स्थिति है, क्या चल रही है बिहार एनडीए में। सर, स्वागत है लाइव सिटीज़ पर आपका। बिल्कुल, धन्यवाद। अखिलेश सर, ये बताइए कि बिहार एनडीए के अंदर क्या कुछ चल रहा है। चिराग पासवान को लेकर के क्या बातें चल रही है, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के क्या चल रही है बिहार एनडीए में। देखिए, निश्चित तौर पे चिराग पासवान जो है वो बिहार में एनडीए के लिए एक एसेट है और जी। एसेट साबित हो सकते हैं अगर एनडीए उनको ठीक तरीके से उनको हैंडल करे। तो रामविलास पासवान की जो विरासत है, वो विरासत एक तरीके से चिराग पासवान के पास गई है। और चिराग पासवान की लोकप्रियता कई बार तो मुझे यह देखने में मिलता है कि अपनी जाति के अलावा भी उनकी लोकप्रियता आगे भी जा रही है, ट्रांसेंड कर रही है। तो चिराग पासवान में जो क्षमता है, उस क्षमता को अगर बीजेपी ठीक ढंग से उपयोग करे तो वो बीजेपी के लिए फायदे की बात होगी। लेकिन जिस तरीके से देखने को मिला पिछली बार जब नीतीश कुमार जी के साथ चिराग पासवान का जब मतभेद हुआ और उसके बाद चिराग पासवान ने जिस तरीके से उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध पूरे बिहार में घूम घूम कर किया, उसके बाद से बीजेपी के साथ जब नीतीश कुमार आए गहरे तरीके से, तो उन्होंने चिराग पासवान को एक तरीके से एनडीए से और पूरे पॉलिटिकल स्कीम ऑफ थिंग जो एनडीए का होता है उससे उन्होंने बाहर करवा दिया। उसके बाद नीतीश कुमार फिर आरजेडी के साथ चले गए, तो तब लगा कि चिराग पासवान की उपयोगिता जो है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए बढ़ गई। जी। लेकिन स्थितियां फिर बदली और फिर नीतीश कुमार वापस आ गए इनके साथ, बीजेपी के साथ। तो इसीलिए आपका यह सवाल जो है आज काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि ऐसी स्थिति में चिराग पासवान का क्या होगा। निश्चित तौर पे बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है और बीजेपी की कोशिश ये है कि वो चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं पशुपति नाथ पारस, उन दोनों को मिला के एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करे ताकि चिराग पासवान और पशुपति पारस के जो जातीय वोट है, वो जातीय जातीय वोट सीधी तरीके से एनडीए के फोल्ड में जाए। न सिर्फ चिराग पासवान या पशुपति पारस के कैंडिडेट के पक्ष में, बल्कि बीजेपी के भी उम्मीदवार अगर खड़े हों या एनडीए के अन्य जो घटक दल हैं उनके भी उम्मीदवार खड़े हों तो उनके पक्ष में भी जाए। तो बीजेपी की कोशिश तो यही है और अब देखना होगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार का दबाव काम करता है बीजेपी के पास और नीतीश कुमार की क्या रणनीति है चिराग पासवान को लेकर। क्या जिस तरीके से 2019 में जब रामविलास पासवान थे, उस वक्त लोजपा 6 सीटों पे बिहार में चुनाव लड़ी, लोकसभा की 6 सीटों पे। क्या इस बार चिराग पासवान को बीजेपी 6 सीट देने की स्थिति में है। देखिए, जो चिराग पासवान मतलब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो जी। अंदरूनी सूत्र हैं, वो तो यही बताते हैं कि हम 6 से ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और 6 सीट पर तो मांग कर ही रहे हैं, क्योंकि 6 सीटें उनकी थाती है। वो मानते हैं कि 6 सीट जो बिहार में जीते थे, वो रामविलास पासवान के कारण वो जीत हुई थी और उन पर उनका दबाव है। उनका कह सकते हैं कि उनका अभी भी है कि वो 6 सीटें कम से कम हमको मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल दूसरा है, जी। सवाल ये है कि अब 6 में से 5 सीटें चली गई है पशुपति पारस के पास और चिराग पासवान के पास सिर्फ 1 सीट है जो उनकी अपनी सीट है। जी। तो अब इसमें किस तरीके का मोल भाव होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और जो कहते हैं ना कि जो बुरी स्थिति में है उसके पास दबाव डालने का बहुत मौका नहीं होता है। तो निश्चित तौर पे चिराग पासवान आज उस स्थिति में नहीं है जिस स्थिति में रामविलास पासवान होते थे। उनका पूरा कुनबा उनके साथ था, उनका पूरा परिवार उनके साथ था। उनके छोटे भाई एक रामचंद्र पासवान थे, वो भी काफ़ी लोकप्रिय थे, वो दलित सेना उन्हीं के नियंत्रण में होता था। रामचंद्र पासवान भी नहीं है। तो आज निश्चित तौर पे चिराग पासवान के सामने एक अहम सवाल है कि वो कितनी सीटों पर मानेंगे। लेकिन बीजेपी की कोशिश हमेशा यही रहेगी कि उन दोनों को किसी तरीके से मिलाकर एक ऐसी स्थिति बनाए ताकि वो विनेबिलिटी फैक्टर वो जीते। बीजेपी की पूरी कोशिश अभी जीतने की है, चाहे उन दोनों को लड़ा के जी। या चाहे उन दोनों के बीच में समझौता करा के, एकता करा के। लेकिन निश्चित तौर पे चिराग पासवान ये मांग कर रहे हैं कि हमको 6 सीटें कम से कम मिलनी चाहिए। लेकिन पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में कुछ सुलह होने की संभावना बची हुई है सर। ये बहुत ही अहम सवाल है। इसके 2 फैक्टर हैं। जी। एक फैक्टर तो खुद नीतीश कुमार हैं।
नीतीश कुमार अगर पिछले दिनों का बदला लेना चाहेंगे अगर चिराग पासवान के साथ, क्योंकि चिराग पासवान ने खुलकर नीतीश की आलोचना की थी और इसी के कारण नीतीश कुमार को काफ़ी कम सीटें आई थी। और असेंबली में, बिहार असेंबली का जो चुनाव हुआ था उस समय नीतीश कुमार की हालत अच्छी नहीं थी। तो इसमें कह सकते हैं कि चिराग पासवान को एक तरीके से अगर वो नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता करने की कोशिश करें या कोई बैक चैनल शुरू करें, तो उस बैक चैनल में राजनीति में हर आदमी चाहता है कि उसकी महत्ता बनी रहे। तो अगर चिराग पासवान किन्हीं सूत्रों से नीतीश कुमार को मनाने की कोशिश करें कि वो उनका विरोध ना करें, वो उनका जो हिस्सा है उनका हिस्सा दें, उनके पिताजी की जो थाती है उस थाती को महफूज रखने में उनकी मदद करें, तो हो सकता है नीतीश कुमार उतना ज़्यादा विरोध नहीं करें। क्योंकि नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव ये तीनों एक ही पीढ़ी के नेता रहे हैं और तीनों के बीच में सुलह, समझौता, लड़ाई और मेल-जोल सब कुछ चलता रहा है। आप देखते हो कि लालू प्रसाद के यहाँ अगर ईद मिलन होता है तो लालू प्रसाद के यहाँ कभी रामविलास पासवान पहुंच जाते हैं, कभी नीतीश जी। कुमार पहुंच जाते हैं। तो बिल्कुल असंभव स्थिति नहीं है। लेकिन जो कोशिश ये है चिराग पासवान की तरफ से कि नीतीश कुमार विरोध नहीं करें और पशुपतिनाथ पारस को मनाने का उनका आखिरी होगा कि पशुपतिनाथ पारस माने कि उनकी जो हैसियत है, उनकी जो स्थिति है, राजनीतिक जो थाती है, वो राजनीतिक थाती के हिसाब से वो मांग करें, चाहे तो वो मिलकर सीटें लड़े या मिलकर नहीं सीटें लड़े। यह एक बहुत ही अहम सवाल अभी भी बना हुआ है चिराग पासवान की पार्टी के अंदर भी। ये अखिलेश सर प्रधानमंत्री बिहार गए हुए थे और प्रधानमंत्री के पास बिहार के मुख्यमंत्री भी थे, वहां पे पशुपति कुमार पारस भी थे, लेकिन चिराग पासवान नजर नहीं आए। तो इससे और भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या चिराग पासवान अब नरेंद्र मोदी से भी दूर होते जा रहे हैं या फिर कुछ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान बीजेपी के साथ। निश्चित तौर पे देखिए चिराग पासवान को जो राजनीतिक विरासत मिली है, जी। रामविलास पासवान जी जो थे वो काफ़ी अनुभवी नेता थे और उन्हें राजनीति के दांव पेच चलने का अच्छा अनुभव था और लेकिन बहुत विनम्र भी थे वो स्वभाव से और एरोगेंस कभी रामविलास पासवान के राजनीतिक व्यक्तित्व में दिखा नहीं। और इसीलिए वो चाहे यूपीए की सरकार हो या एनडीए की सरकार हो, हर जगह वो मंत्री बने और एक स्वीकार्यता बनी रही। अब देखना यह है कि चिराग पासवान उसी विनम्रता के साथ पार्टियों के साथ सामंजस्य बिठा पाते हैं कि नहीं बिठा पाते हैं और बीजेपी यह कोशिश करती है कि नहीं करती है कि चिराग पासवान, नीतीश कुमार और पशुपति पारस एक मिलकर चुनाव लड़े, तो यह बीजेपी के पल्ले में पूरी तरह गेंद है। अगर बीजेपी इस गेंद को किस तरीके से खेलना चाहती है, इस पर निर्भर करेगा कि चिराग पासवान का भविष्य क्या होगा। देखिए चिराग पासवान कह सकते हैं कि चिराग पासवान के सामने लंबी उम्र है जी। और वो लंबी उम्र जिस तरीके से रामविलास पासवान ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू की थी, उन्होंने तो इमरजेंसी के खिलाफ ही राजनीति पारी शुरू की थी और उस समय किसी को पता नहीं था कि आगे के दिनों में क्या होगा। लेकिन उन्होंने संघर्ष का रास्ता चुना, जेपी आंदोलन में कूदे और उसके बाद जब सरकारें बनी तो सरकारों में हर सरकार में वो शामिल हुए। तो उसी तरह से चिराग पासवान को जो विरासत मिली है वो विरासत, लेकिन रामविलास पासवान मंत्री थे उसकी विरासत उनको मिली है। उन्होंने संघर्ष का जीवन बहुत देखा नहीं है। तो यह चिराग पासवान को भी तय करना है कि उन्हें संघर्ष का रास्ता चुनना है या जो एक बना बनाया रास्ता रामविलास पासवान ने दे दिया था कि उस रास्ते पे जाना है। लेकिन चाहे जिस रास्ते पे जाए, निश्चित तौर पे उनका जो महत्व है, उनका महत्व बिहार की राजनीति में कम नहीं होगा क्योंकि जो उनकी जाति है और चिराग पासवान का अपना भी जो पूरा व्यक्तित्व है, वो जिस तरीके से भाषण करते हैं, जिस तरीके से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं, उससे बिहार में एक आकर्षण बनता है उनके सामने। तो वे अगर ठीक ढंग से अपने बॉल प्ले करें तो हो सकता है कि उनके आगे आने वाले दिनों में महत्व मिले और यह बीजेपी पर भी निर्भर करेगा कि नीतीश कुमार के दबाव में बीजेपी कितना आती है। बीजेपी को आना नहीं चाहिए क्योंकि नीतीश कुमार भी अभी उस ताकतवर हालत में नहीं है बार्गन करने की जिस ताकतवर हालत में वो पहले हुआ करते थे पिछली बार। लेकिन अब बीजेपी कितना चिराग पासवान को महत्व देना चाहती है यह अहम है और मुझे जो लगता है कि बीजेपी आगे आने वाले दिनों में कोशिश ये करेगी कि चिराग पासवान को भी महत्व दें। दुराव जो है चिराग पासवान के साथ, नीतीश कुमार के साथ और पशुपति पारस के साथ एक मंच पर आने में वह संकोच है बीजेपी के मन में भी और वह संकोच है चिराग पासवान के मन में भी। अब यह निर्भर करता है कि जो बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं,
खास तौर पे अमित शाह इन पूरे मामलों को देखते हैं, तो वो किस तरीके से चिराग और नीतीश के बीच में एक समझौता करा पाते हैं कि लोग कम से कम आमने-सामने बैठ के बात करें, एक दूसरे की आंखों में देखें, साथ में मंच साझा करें, कुर्सियों पर बैठें, तभी ये कह सकते हैं कि एनडीए को चिराग पासवान का फायदा मिलेगा। ये बताइए सर कि क्या चिराग पासवान के पास है एनडीए के अलावा क्या दूसरा रास्ता भी है? उधर महागठबंधन में भी क्या चिराग पासवान जा सकते हैं? महागठबंधन का दरवाजा चिराग पासवान के लिए क्या खुला हुआ है? महागठबंधन का दरवाजा चिराग पासवान के लिए खुला हुआ है, निश्चित तौर पे। जो हमारे सूत्र बताते हैं महागठबंधन के, उनमें है कि वो सारे, देखिए, वो सारे अभी संघर्ष की राह पर हैं। जी। कांग्रेस भी संघर्ष कर रही है, आरजेडी भी संघर्ष कर रही है, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएम सारे संघर्ष की राह पर हैं। और वो एक कह सकते हैं कि एक उनका पूरा नारा है बीजेपी के खिलाफ साथ चलने का, और जी। उसमें जो भी सहयोगी मिले उस हिसाब से वो स्वागत कर रहे हैं। नीतीश कुमार का भी उन्होंने स्वागत किया है। जानते हैं कि नीतीश कुमार का इतिहास कैसा रहा है। वो एक समय बीजेपी के साथ रहे, फिर बीजेपी से हटते हैं, फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, फिर बीजेपी के साथ चलेंगे। इसलिए चिराग पासवान को उन्हें लेने में कोई संकोच नहीं है। चिराग पासवान अगर वहां जाए तो निश्चित तौर पे वो चिराग पासवान का स्वागत करेंगे। वहां पे तो जाने से चिराग पासवान उधर से को उनके लिए फायदा रास्ता खुला। मिलेगा या फिर एनडीए में ही ज्यादा प्रॉफिट में वो रहते हैं? अ, देखिए, जैसा कि होता है ना कि राजनीति में आप जिस पल्ले भी जाइए, जी। और अगर आपको कोई व्यक्तिगत नहीं बल्कि पार्टी को कुछ लाभ होता है, तो उसमें लाभ ही माना जाता है। राजनीति में कभी हानि नहीं होती कोई भी रास्ता चुनने में, जी। क्योंकि दोनों रास्ते के अपने अलग अलग तर्क होते हैं। चिराग पासवान के सामने ये तर्क है कि अगर उन्हें महागठबंधन में जाना पड़े तो उसके लिए उन्हें तर्क खोजने नहीं पड़ेंगे। उनके पास तर्क गढ़े हुए हैं कि किस तरीके से उनकी उपेक्षा की, किस तरीके से नीतीश कुमार ने बिहार के सामने जो कर सकते थे नहीं किए, उनके सामने बहुत सारे तर्क हैं। और एनडीए के साथ रहने में भी उनके सामने बहुत सारे तर्क हैं, और उनका जो मतदाता वर्ग है वो दोनों तर्कों के साथ उनको स्वीकार करेगा। इस बात में कोई मुझे संदेह नहीं है। अब चिराग पासवान पर निर्भर करता है कि वो संघर्ष का रास्ता अपनाते हैं या वो सत्ता के साथ, जो प्रभावी सत्ता है, जो बलशाली सत्ता दिख रही है, उसके साथ रहते हैं। चिराग पासवान को दोनों के साथ जाने में कोई घाटा नहीं है। देखिए सर, आप लंबे समय से पार्लियामेंट को कवर कर रहे हैं। आज के समय में बीजेपी के लिए नीतीश कुमार सबसे महत्वपूर्ण है या फिर चिराग पासवान? अगर बीजेपी के सामने यही दो ऑप्शंस हैं कि दोनों में से एक को चूज कीजिए, तो क्या नीतीश कुमार को बीजेपी चूज करेगी या फिर चिराग पासवान को? देखिए, आपने देखा है कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुना है। बीजेपी ने नीतीश कुमार को चुना और चिराग पासवान की पार्टी में तोड़ कर पूरा कहा था कि वर्टिकल डिवीजन हुआ। और वर्टिकल डिवीजन बराबरी का नहीं हुआ, बल्कि वर्टिकल डिवीजन ऐसा हुआ कि 5 सांसद चले गए पशुपतिनाथ पारस के साथ और 1 सांसद के लिए चिराग पासवान रह गए। जी। तो बीजेपी का कैलकुलेशन तो ये है कि नीतीश कुमार को उनके साथ अवश्य होना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और आप जान रहे हैं कि चुनाव के ठीक पहले नीतीश कुमार को एनडीए में लाना, तब जबकि बराबर अमित शाह बोल रहे थे कि अब नीतीश कुमार की एनडीए में कोई जगह नहीं है। गिरिराज सिंह लगातार बोलते थे कि उनका दरवाजा बंद हो चुका है, एनडीए का दरवाजा नीतीश कुमार के लिए। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चूंकि मुख्यमंत्री हैं बिहार के, और नीतीश कुमार की एक जो अपील है, उनका जो प्रभाव है, वो वोटर्स रीच है, वो सर्वजातीय है। एक नीतीश कुमार की एक खासियत है कि वो बिल्कुल वो जातिवादी नेता के रूप में उनकी छवि नहीं है। उनकी छवि है अपनी जाति में तो सभी काम करते ही हैं, जी। अपनी जाति के लोगों को साथ रखते ही हैं, लेकिन जाति के दिगर, जाति से अलग भी नीतीश कुमार का प्रभाव है। खास करके बिहार जैसी स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर पे उन्होंने जो नियंत्रण किया, लोगों को एक सुख शांति से रहने का जो मौका दिया, और उसके बाद जो कनेक्टिविटी, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ, उससे नीतीश कुमार का प्रभाव बिहार में निश्चित तौर पे जाता है। और इसीलिए बीजेपी ने हमेशा सबकी बजाय नीतीश कुमार को महत्व दिया है, सिवा बजाय इसके कि नीतीश कुमार ने सार्वजनिक तौर पे नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति का भोज कैंसिल कर जी। दिया था। उसके बावजूद भी बीजेपी, क्योंकि महत्व जानती है कि नीतीश कुमार का महत्व है, इसीलिए नीतीश कुमार को बीजेपी ज़्यादा प्राथमिकता देती आप। है। और आगे भी जी। इस स्थिति में बीजेपी की रणनीति में कोई फर्क
पड़ने की उम्मीद नहीं दिखती है। आपके पास हाजीपुर को लेकर के क्या खबर है सर? हाजीपुर से चिराग पासवान ही चुनाव लड़ेंगे या फिर पशुपति पारस के पास जो सीट है वही वहां पे दावेदारी ठोकेंगे और उन्हें ही जीत मिलेगी? अब देखिए, चिराग पासवान तो नवादा से भी जीत चुके हैं। जी। तो चिराग पासवान के लिए महत्वपूर्ण यह नहीं है कि वो कहाँ से लड़ेंगे। निश्चित तौर पे वो दावा करेंगे कि उनके पिताजी की सीट थी हाजीपुर, तो वहाँ से वो लड़े। अब यह बीजेपी पर निर्भर करता है कि बीजेपी कितनी चतुराई से इस पूरे गेम को खेलती है, क्योंकि उनको पशुपतिनाथ पारस को भी अभी निराश नहीं करना जी। है। और पशुपतिनाथ पारस को निराश करने का मतलब है कि नीतीश कुमार पर भी थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो अब बीजेपी, नीतीश कुमार, चिराग और पशुपति पारस, ये चारों मिलके इन लोगों को तय करना होगा कि भाई किस तरीके से बिहार में ये जो द्वंद्व है, एक परिवार के दो फाड़ हुए और दो फाड़ में एक जो है वो अपना विरासत बता रहा है पिता की, दूसरा विरासत बता रहा है भाई की। तो किसको बीजेपी महत्व देती है, लेकिन बीजेपी की रणनीति शायद ये है कि इन दोनों के बीच में कोई एकता बनाए। लेकिन निश्चित तौर पे बीजेपी भी बहुत ज़्यादा इसमें जल्दबाजी नहीं दिखाना चाहती जी। है। मुझे लगता है कि चिराग पासवान को भी वो नियंत्रण में रखना चाहते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा इसमें धीमे जा रहे हैं। चलिए शुक्रिया सर, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए।